Assalamu alaikum ji. We are going to start our lecture number 6 today. चैनल जी हमारा 4 चैप्टर हम लोगों ने कर लिए थे हमने पिछले लेक्चर्स में. नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 5 ऑफ आवर टेक्स्ट बुक. सो इसका नाम है जी एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स. तो अब हम बात करेंगे एसोसिएट और जॉइंट वेंचर की. तो जस्ट आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ एसोसिएट और जॉइंट वेंचर के बारे में कि जॉइंट वेंचर्स क्या चीज़ है और एसोसिएट क्या चीज़ है. ऐसा है कि जब आप देखें, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी एक कंपनी ए है, अब कंपनी बी ए जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी बी में. अब स्टैंडर्ड कहता है कि अगर ये कंपनी जो है इसकी जो वोटिंग राइट्स हैं वो 20% से बिटवीन जो है वो 50% है, तो इसको हम कहेंगे हमारी एसोसिएट है. राइट. ये एक जो है वो सिंपल सा क्राइटेरिया है कि किसी कंपनी को आपने देखना है कि आपकी एसोसिएट है कि नहीं है. तो आप ये देखना है कि आपकी जो जो होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग है, वो बिटवीन 20 to 50% है. स्टैंडर्ड क्या बात करता है? स्टैंडर्ड बात करता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की. स्टैंडर्ड कहता है कि जब एक कंपनी का बी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाएगा तो अभी हम कहेंगे कि जो बी है वो ए की एसोसिएट है. अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के लिए जरूरी नहीं है कि आपकी जो वोटिंग राइट्स हैं वो 20 to 50 हो. इवन दो अगर आपके पास जो वोटिंग राइट्स है वो 5% है, तब भी आप कह सकते हैं कि आपको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो है आपका आ सकता है और वो आपकी एसोसिएट बन सकती है एज पर स्टैंडर्ड. तो स्टैंडर्ड में ये रेशो का जिक्र नहीं है, ये हम लोगों ने खुद एक जो है वो अपनी आसानी के लिए मरतब की हुई है. असल जो चीज़ जो स्टैंडर्ड बात करता है वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की बात करता है. जैसे ही आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आएगा तो क्या होगा, आपके पास जो है वो कंपनी आपकी एसोसिएट बन जाएगी. इन्फ्लुएंस क्या है कि आप उसकी जो रेलेवेंट एक्टिविटीज है, उसकी सेल है, उसकी परचेज है, उसने कोई लोन लिया हुआ है, उसने कोई लोन दिया हुआ है, तो जो उसकी जो रेलेवेंट एक्टिविटीज हैं उसमें आप इंटरफेयर कर सकें, उस पर आप अपनी कुछ किसी इस तरीके से अपनी मनमानी कर सकें. आप उसको कह सकें यार इस बंदे को सेल ना कर, उसको सेल कर दे, इससे परचेज ना कर, इस रेट पे परचेज कर, इस रेट पे लोन दे दे, उस रेट पे इंटरेस्ट ले ले. तो ये सब चीजें जो है अगर आपकी बात मानी जाती है तो आप कहते हैं कि यार आप उसके जो रेलेवेंट एक्टिविटीज हैं उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं. ठीक है जी, ये बात हो गई एसोसिएट की. अब बात करता है ज्वाइंट अरेंजमेंट की. तो ज्वाइंट अरेंजमेंट का जो हम बात करते हैं जब, तो ज्वाइंट अरेंजमेंट जो है, ज्वाइंट अरेंजमेंट ये कब आता है? जब आपका ज्वाइंट कंट्रोल आता है. ज्वाइंट कंट्रोल आता है. ठीक है, जब आपका ज्वाइंट कंट्रोल आएगा तो आप तब आपके पास क्या आएगा? ज्वाइंट अरेंजमेंट आएगा. ज्वाइंट कंट्रोल कब आएगा? जब मैंने कहा कि जनाब हम 50-50 की पार्टनरशिप कर लेते हैं तो हमारे पास ज्वाइंट कंट्रोल आ जाता है. ठीक है जी. तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप ये देखें कि ज्वाइंट कंट्रोल कब आएगा? जब आपका जो डिसीजन होगा वो यूनानिमस होगा. ये दो पार्टीज हैं, उनकी वोटिंग राइट्स 50-50 है, तब तो समझ में आता है कि यार एक बंदा यस करेगा दूसरा नो करेगा तो काम नहीं होगा. लेकिन अगर वोटिंग राइट जो है 65% और 45% हो जाए, 65 एंड 35, अभी भी 100% है. लेकिन अगर इस सूरत में भी दोनों पार्टी जो ए बी हैं, यहाँ सपोज करें दो पार्टी ए बी हैं, तो अगर ए बी के पास 65 और 35 भी परसेंटेज है, लेकिन उनके दरमियान आपस में कॉन्टेक्ट हुआ है कि जब भी वो कोई काम करेंगे वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करेंगे, तो हम कहेंगे इनके पास ज्वाइंट कंट्रोल आ गया है. तो ज्वाइंट कंट्रोल के लिए भी ये शर्त नहीं है कि आपके पास 50-50 पार्टनरशिप हो, उसमें कुछ भी रेशियो आपके पास हो. लेकिन अगर आप कॉन्टेक्ट आपने लिखा हुआ है जिसमें एक बात लिखी हुई है कि जब तक दोनों पार्टीज किसी भी डिसीजन पे एग्री यस नहीं करेगी, वो काम यस नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि उसके पास ज्वाइंट कंट्रोल आ गया. ठीक है जी. अब जब हमारा ज्वाइंट कंट्रोल वापस आ जाएगा, जिसमें हमने ये बात कंफर्म कर ली कि यूनानिमस जो है वो कंसर्न होनी चाहिए जो पार्टीज हैं उनके आपस में, तभी जो ज्वाइंट कंट्रोल आएगा. फिर हम कहेंगे ज्वाइंट कंट्रोल अगर आ गया तो या तो वो ज्वाइंट वेंचर है या वो ज्वाइंट ऑपरेशन है. अब आगे इसकी ज्वाइंट कंट्रोल आने के बाद हम देखेंगे कि इसकी फर्दर दो क्लासेस हो जाती हैं, एक हो जाती है ज्वाइंट वेंचर और एक होता है ज्वाइंट ऑपरेशन. जब हम ज्वाइंट ऑपरेशन की बात करें तो इसमें जो बात करेंगे हम IFRS इसके ऊपर 11 जो है इसकी बात करता है कि इसकी अकाउंटिंग हमने कैसे करनी है. जब हम बात करते हैं ज्वाइंट वेंचर की तो इसकी बात हम कहाँ करते हैं? इसकी बात करते हैं हम IAS 28 में, जहाँ पे इसको कंसोलिडेट करते हैं.
ठीक है जी। तो ज्वाइंट वेंचर के लिए हमें एक अलग स्टैंडर्ड दिया हुआ है और जॉइंट ऑपरेशन के लिए हमें अलग स्टैंडर्ड दिया हुआ है। अब जब हमें बस ज्वाइंट कंट्रोल आ गया तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो अब ज्वाइंट कंट्रोल के बाद ज्वाइंट वेंचर में हम जा रहे हैं कि हम ज्वाइंट ऑपरेशन में जा रहे हैं। तो स्टैंडर्ड ने हमें कहा कि देखें सर, जब आप सेपरेट व्हीकल के तौर पे काम करते हैं, आप क्या करते हैं, एक एक कंपनी बी कंपनी से मिले, उन्होंने मिलके एक कंपनी ए थी, उसके एक कंपनी बी थी, इन दोनों को एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट मिल गया। जब ज्वाइंट प्रोजेक्ट मिला तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एबीसी कंपनी बनाई जिसको बोलते हैं सेपरेट व्हीकल। अगर इस तरह की कोई पोजीशन है तो वो डेफिनेटली जो है वो आपका ज्वाइंट वेंचर होगा, सेपरेट व्हीकल। ओके, अगर सेपरेट व्हीकल नहीं है तो ये आपका ज्वाइंट ऑपरेशन ज्वाइंट वेंचर नहीं होगा। तो सेपरेट व्हीकल जो है वो लाजमी शर्त है आपके लिए ज्वाइंट वेंचर के लिए। अब बात करें ज्वाइंट ऑपरेशन की, तो ज्वाइंट ऑपरेशन में मे और मे नोट है, मे और मे नोट। सेपरेट व्हीकल हो भी सकती है, सेपरेट व्हीकल नहीं भी हो सकती। सर पे कैसे डिसीजन करें, अगर सेपरेट व्हीकल में ज्वाइंट वेंचर भी हो सकता है तो ज्वाइंट ऑपरेशन भी हो सकता है, तो फिर सेपरेट व्हीकल के बेस पे तो हम डिसीजन नहीं ले सकते कि ज्वाइंट ऑपरेशन है ज्वाइंट वेंचर है। अब स्टैंडर्ड में कहता है कि फर्दर स्टेप क्या है कि आप ये देखें कि जब ये आप तीसरी कंपनी आप बना रहे हैं, अगर ये कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट खुद मेंटेन कर रही है और लिक्विडेशन पे क्या करती है, ये अपने एसेट सेल करती है और अपने अपनी लाइबिलिटीज को जो है वो पे ऑफ करती है, और जो नेट बचता है, नेट एसेट जो बचते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करती है बी और ए में। अगर ये पोजीशन है तो इसको हम कहेंगे कि ये आपका जो है वो ज्वाइंट वेंचर है। तो दूसरी बात स्टैंडर्ड ने की कि अगर आप जो सेपरेट व्हीकल है वो नेट जो है नेट एसेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने पार्टनर्स में, अपने वेंचरर में, तो उसको हम कहेंगे कि ये आपका ज्वाइंट वेंचर है। अगर ऐसा नहीं है तो ये आपका ज्वाइंट ऑपरेशन है। ठीक है जी। तो ये हमने सारी बातें देख ली कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले ली कि ये होते क्या है। अब अकाउंटिंग की अगर बात करें तो इसकी अकाउंटिंग कैसी होगी, तो मैं अगर अकाउंटिंग की बात करूं तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि ये जो है इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, इक्विटी मेथड से होगी। और इक्विटी मेथड कहाँ दिया हुआ आपको, आपको IAS 28 में दिया हुआ। और इसकी जो अकाउंटिंग होगी वो होगी प्रोपोर्शनेट मेथड से, प्रोपोर्शनेट मेथड। ये मेथड का दिया हुआ, ये आपको IFRS 11 में दिया। ठीक है जी। तो अकाउंटिंगली मेथड भी डिफरेंट है इसका। चलो जी, बात ही हमने कर ली, हमने बात कर ली IFRS 11 की और IFRS 28 की, इसके अंदर हमें क्या चीजें मिल सकती हैं। अच्छा, ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट की अकाउंटिंग सेम होती है, दोनों की अकाउंटिंग जो है वो इक्विटी मेथड से होती है। अब ये क्या होते हैं ये हम आगे, अभी मैंने आपको एक आइडिया दे रहा था थोड़ा सा, बस वो मैंने दे दिया। अब हम इसको पढ़ते हैं डिटेल में, ये क्या बात करता है स्टैंडर्ड। कहता है जनाब IFRS 11 ज्वाइंट ऑपरेशन अरेंजमेंट, इसका नाम ज्वाइंट अरेंजमेंट है। Joint arrangement is a broader term to make it easy to understand. Whenever an entity invests strategically in an entity, it results in control as per IFRS 10, joint control IFRS 11, significant influence IS 28, and financial instrument IFRS 9। वो कहता है जनाब आपने क्या किया, आपने एक कंपनी थी ए, इसने क्या किया, इसने इन्वेस्टमेंट की कंपनी बी में। अब जब इसने इन्वेस्टमेंट की, इसने सपोज करें इसने इसका शेयर परचेस किए, जब इसके शेयर परचेस किए तो अगर ये 100% परचेस कर लेता है या इसके शेयर जो है 51% है, तो इसके पास क्या आ जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा और ये आपकी सब्सिडी बन जाएगी। जब कंट्रोल आता है तो आपकी सब्सिडी बन जाती है और उसको हम जाके ट्रीट करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे IFRS 10 में। लेकिन अगर मेरे पास ज्वाइंट कंट्रोल आ जाता है, तो ज्वाइंट कंट्रोल जब आ जाएगा तो वो कब आएगा, मैं कहता हूँ मेरे 50-50 की पार्टनरशिप है, तो यहाँ पे मेरे पास ज्वाइंट कंट्रोल आ जाएगा और मैं कहूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, इसको चेक करूंगा जाके IFRS लेवल में चेक करूंगा कि ये ज्वाइंट कंट्रोल आ चुका है, तो ये अब क्या चीज है, ये ज्वाइंट ऑपरेशन है या ये ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है जी।
अगर मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो 20 to 49% है, तो फिर मेरे पास क्या होगा, मैं कहूंगा मेरे पास इन्फ्लुएंस आएगा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आएगा, और मैं कहा जाऊंगा, मैं जाके देखूंगा इसको इक्विटी मेथड IAS 28 में, इसको मैं कहूंगा मेरी एसोसिएट है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट में हमने क्या बात की, हमने बात की कि जब हमारे पास पूरा कंट्रोल आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगी हमारी, ये सब्सिडी बन जाएगी। जब हमारे पास ज्वाइंट कंट्रोल आएगा तो ये हमारे क्या बन जाएगा, ये हमारा ज्वाइंट वेंचर बन जाएगा। और जब हमारे पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आएगा तो ये हमारी एसोसिएट बन जाएगी, एसोसिएट। ठीक है जी। तो ये स्टैंडर्ड हमसे बात की गई हमारे किस तरह इसका सीक्वेंस चलेगा। when it is a subsidy and given that parent is not a subsidy of ultimate parent, it is consolidated. It has been discussed in detail in chapter 1 to 4. वो कहता है कि आपने हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी सब्सिडीज है और पेरेंट जो है वो कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस हमने पीछे पढ़ी हुई है कि वो एक्सेप्शंस क्या थी कि अगर मैं ए बी की सब्सिडी है, ठीक है, जिसना हमारी ए है, ए की सब्सिडी कौन है, बी है। अब वो बी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, लेकिन अगर ए कहे मैंने कंसोलिडेट नहीं करनी तो उसके लिए उसको एग्जेप्शन दी हुई है। एग्जेप्शन क्या है कि ए का एक पेरेंट भी होना चाहिए, इसका भी कोई पेरेंट होना चाहिए। ए जो है वो लिस्टेड ना हो, एक क्या हो गया, इसका ए का पेरेंट हो। दूसरा क्या है, ए जो है वो लिस्टेड कंपनी नहीं होनी चाहिए, या उसने उस लिस्टिंग के लिए अप्लाई भी नहीं किया हुआ। ठीक है जी। तो फिर क्या होगा, ए जो है बी को कंसोलिडेट नहीं करेगी, और ये जो चौथा पी है ये भी कंसोलिडेशन बना रहा है। तो अगर 4 स्टेप पूरे हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ए को कंसोलिडेशन की जरूरत नहीं है, ये इसकी बात कर रहा है हमसे, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। when it is a significant influence or joint control, it either categorized at cost or using equity method. अब वो कहता है कि अगर आपने इसको एसोसिएट या जॉइंट वेंचर है तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने इक्विटी मेथड लगाना है या उसको आपने कॉस्ट पे लेके जाना है। दिस हैज बीन डिस्कस्ड इन डिटेल इन चैप्टर। लेकिन ये कब होगा, ये कब होगा, जब आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे, जब आप कंसोलिडेट कर रहे होंगे एसोसिएट को और जॉइंट वेंचर को, तब आप इक्विटी मेथड लगाएंगे, इसके अलावा कॉस्ट मेथड नहीं लगता। लेकिन जब आप जो है वो जॉइंट वेंचर या एसोसिएट की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, तब आपके पास ऑप्शन होती है कि आप चाहे तो उसको कॉस्ट मेथड ले लें या उसको आप उसको इक्विटी मेथड ले लें। और वो हम बात करेंगे IAS 27 के अंदर, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है जॉइंट वेंचर और एसोसिएट की कब बनती है, वो IAS 28 में बनती है। वहां पे सिर्फ एक मेथड दिया हुआ, वो इक्विटी मेथड है। ये कॉस्ट मेथड और इक्विटी मेथड या आपको फेयर वैल्यू पे आप रखें, तीन चीजें हैं IAS 27 में। IAS 27 कहता है या आप कॉस्ट पे रखें, या आप इक्विटी मेथड पे रखें, या आप उसको जो है वो उस फेयर वैल्यू पे रखें IFRS 9 में। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि जो IAS 27 है वो एसोसिएट और जॉइंट वेंचर के बाद जो है वो सब्सिडी पे भी लगता है। अगर आप सब्सिडी पे आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं और उसके अंदर सब्सिडी है आपकी, तो सब्सिडी को जब आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रखेंगे तो उसको आप इक्विटी मेथड लगा सकते हैं, स्टैंडर्ड आपको अलाउ करता है। ये अमेंडमेंट आई थी 2014 में, उसमें उन्होंने कहा था कि आप सब्सिडी पे भी जो है इक्विटी मेथड लगा सकते हैं अगर वो आपकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही तो। When an investment neither result in control nor significant influence or joint control, this has been discussed in detail in chapter 9, such an interest in the equity shares of another company that gives influence of the accounting. तो chapter 9 में जाकर डिस्कस करेंगे क्या बात कर रहा है। कहता है the shares are shown in the statement of financial positions as long-term assets and investment and value according to IFRS 9. IFRS 9 आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। तो वो कहता है अगर आपका कंट्रोल भी नहीं है, आपका ज्वाइंट कंट्रोल भी नहीं है, आपका ज्वाइंट वेंचर भी नहीं है, आपका एसोसिएट भी नहीं है, तो फिर क्या करें, तो फिर आप उसको फाइनेंशियल एसेट समझ कर उसको एज ए फाइनेंशियल एसेट IFRS 9 में जाकर ट्रीट करें। Any dividend received for the share are included in profit and loss for the year as other income. तो डिविडेंड जो आप रिसीव किया वो उसको आप अदर इनकम में शो कर देंगे। Other investments might result in joint control or significant influence. The rules of accounting for these are given in IFRS 11 and 28. ठीक है जी। अगर आपका ज्वाइंट कंट्रोल बन जाता है, आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन आपका एसोसिएट बन जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर को आप डील करेंगे IAS 28 में। ये कंसोलिडेशन की बात कर रहा है
ठीक है जी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी IAS 28 में, और इसकी कंसोलिडेशन बनेगी ज्वाइंट अरेंजमेंट अगर है, ज्वाइंट अरेंजमेंट के अंदर भी अगर ज्वाइंट ऑपरेशन है, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर तो निकल गया, ज्वाइंट वेंचर तो IAS 28 में चला गया, तो यहाँ पे अगर आपको ज्वाइंट ऑपरेशन दिया हुआ है तो उसकी जो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बनेगी वो IFRS 11 बनेगी। This session introduced the rules on accounting for joint arrangement. ज्वाइंट अरेंजमेंट की बात करें जी, कहता है ज्वाइंट अरेंजमेंट इज एन अरेंजमेंट ऑफ व्हिच टू और मोर पार्टीज हैव ज्वाइंट कंट्रोल। अब ज्वाइंट कंट्रोल कैसे आता है, कहता है ज्वाइंट कंट्रोल इज द कॉन्टेक्चुअली एग्री शेयरिंग कंट्रोल। देखिए कॉन्टेक्चुअली, एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा जा रहा है कि जनाब हम दोनों मिलके ही रिसीव लेंगे, बेशक हमारी परसेंटेज क्या है, हमारी परसेंटेज जो है वो 70-30 है, नो प्रॉब्लम, लेकिन डिसीजन कैसे होगा, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा। तो वही बात करता है कॉन्ट्रेक्चुअली agree sharing control of the arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities required unanimous consent of the parties sharing the control। तो unanimous consent जो है ये जो है वो आपका जो है मेन जो है वो इसमें होना चाहिए। और यूनानिमस कंसेंट कैसे आएगा, आपके कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आएगा। आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि जनाब ये पार्टीज हैं, बस सपोज करते हैं ये एक पार्टी है, ये बी पार्टी है, सी पार्टी है, डी पार्टी है, अब 3 पार्टीज हैं। अब यहाँ पे देखें अगर कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे इसकी जो वोटिंग राइट्स हैं, इसके वोटिंग राइट्स जो है वो कह लें कि 50% है, इसके पास कितने हैं, इसके पास 25% है, इसके पास 20% है, इसके पास बैलेंस बचा आपका 5% है। अब यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि जनाब जब तक आपके पास जो है वोटिंग पावर जो है वो यस, किसी भी काम को यस करने के लिए कम से कम जो है वो 70% जो है वो आपको जो है वो राइट्स जो वोटिंग आएगी तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप देखिए 70% करने के लिए अगर ये दोनों मिल जाएं तो 70% हो जाता है, लेकिन अगर ये दोनों मिल जाए तब भी 70% हो जाता है। अब यहाँ पे हमें नहीं पता लग रहा कि यार ये किसके दरमियान में जो है वो ज्वाइंट वेंचर है या ज्वाइंट कंट्रोल किसके दरमियान में है। तो यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होगा कि जनाब ए हमेशा बी जो है मिलकर यस करेंगे, तो फिर हम कहेंगे कि यूनानिमस कंसेंट किसके दरमियान में है, ए और बी के दरमियान में। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ज्यादा मैटर करता है, ना कि आपकी वोटिंग राइट्स मैटर करते हैं कि आपके वोटिंग पावर क्या आपके पास। तो वही स्टैंडर्ड है जो है इसकी डेफिनेशन में बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्चुअली एग्रीड होना चाहिए। A joint arrangement has following characteristics. The parties are bound by contractual agreement, and the contract agreement gives 2 or more those parties joint control of the arrangement. तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको बताएगा सब कुछ। Definition: A party of a joint arrangement is an entity that participates in a joint arrangement regardless of whether that entity has joint control or joint arrangement. Contractual agreement क्या है जी? Any contractual arrangement where usually by evidence in writing, usually in the form of contract or documented discussions between the parties, a joint arrangement might be structured through a separate vehicle. ठीक है जी, separate vehicle के through हो सकता है, which case some aspects of the contractual agreement might be incorporated in its articles, charter or bylaw. तो उसका आर्टिकल एसोसिएशन मेमोरेंडम एसोसिएशन जो है उसने वो मेंशन कर सकता है नहीं क्या होगा। एनी कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट सेट आउट द टर्म अपॉन व्हिच द पार्टीज पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज दैट सब्जेक्ट टू द अरेंजमेंट एंड वुड जनरली डील विद सच मैटर्स सच एज पर्पस ऑफ द एक्टिविटीज। ये सारा कुछ इसने लिखा हुआ है कि वो मिलकर क्या काम करेंगे, उनके रेलेवेंट एक्टिविटीज हैं। IFRS 11 states that decisions about the relevant activities require unanimous consent of all the parties that collectively control the arrangement. It is not necessary for every party to the arrangement to agree in order to unanimous consent. ठीक है, सारी पार्टी के लिए जरूरी नहीं है कि वो यूनानिमस कंसेंट में जाएं। हमने ऊपर बात क्या की, हमने कहा 4 पार्टीज हैं, 4 में से ए और बी कर लें, बाकी तो ना करें। तो यूनानिमस कंसेंट किसी 2 पार्टी में भी आ सकता है, सबके लिए जरूरी नहीं है। This requires agreement by only those parties that collectively control the arrangement. Day-to-day decisions making might be delegated to the managers or one of the parties to the arrangement. In such cases, the situation will need to be analyzed to decide whether
In fact, decisions require the unanimous agreement of the interested parties. ठीक है जी। अब यहाँ देखें, यहाँ पे इसने आपको न्यूमेरिकल बना के दिया है। क्या कह रहा है जी ये? कहता है सिनेरियो 1 है। सिनेरियो 1 क्या है कि ए की रेशियो क्या है, 50 है, 30 है, 20 है। सिनेरियो 2 क्या है, ए की रेशियो 50 है, 30 है, 70 है। लेकिन यहाँ पे कुछ लिख रहा है, कहता है रिक्वायर्ड द यूनानिमस कंसर्ट ए बी एंड सी। अब यहाँ पे वो एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि ए और बी और सी तीनों की यूनानिमस कंसर्ट चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि डीसीए जो होगा वो ए बी और सी तीनों जब तक यस नहीं करेगा, यस नहीं होगा। यहाँ पे वो कहता है रिक्वायर्ड एट लीस्ट 75% वोटिंग राइट्स। वो कहता है यहाँ पे उसने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा कि यूनानिमस कंसर्ट किस पार्टी की डिमांड होनी चाहिए, जैसे सिनेरियो में लिखा था। यहाँ पे वो कहता है कि जो आपको किसी काम को यस करने के लिए 75% राइट्स होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि 75 कैसे बनेगा जब ए और बी मिलेंगे। सी की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। सी ए के साथ मिले तब भी 75 नहीं बनता, सी बी के साथ मिले तब भी 75 नहीं मिलता। तो यहाँ पे इंप्लाइड है कि ए और बी के दरमियान जो है यूनानिमस कंसर्ट है। सिनेरियो 3 में क्या कहता है, वो कहता है यहाँ पे भी 75% चाहिए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ ए बी के साथ मिल सकता है, ए बी दोनों मिल सकते हैं, या ए और सी भी मिल सकते हैं। ठीक है जी। अब तो यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए कि ए बी के साथ मिलेगा या ए किसी के साथ मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो है वो ज्वाइंट कंट्रोल नहीं बनता। ठीक है जी। फॉर ईच सिनेरियो एनालाइज वेदर अ जॉइंट अरेंजमेंट एग्जिस्ट। तो हम कहेंगे इस सिनेरियो में जो है एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी दो में एग्जिस्ट करता है। एंड विच पार्टीज हैव जॉइंट कंट्रोल। तो यहाँ पे ये तीनों पार्टी ज्वाइंट कंट्रोल करती है, लेकिन यहाँ पे ये दो पार्टी ज्वाइंट कंट्रोल करती है। टाइप ऑफ ज्वाइंट अरेंजमेंट। ज्वाइंट अरेंजमेंट की टाइप हमने बात कर ली है, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। A joint arrangement is either a joint operation और either joint control, joint venture। ठीक है जी। हमने बात की ज्वाइंट ऑपरेशन होगा या ज्वाइंट वेंचर होगा। ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए हमने कहा IFRS 11 लगेगा और ज्वाइंट वेंचर के लिए हमने कहा IAS 28 लगेगा। डेफिनेशन कहता है ज्वाइंट ऑपरेशंस इज अ ज्वाइंट अरेंजमेंट वेयर बाय द पार्टीज दैट हैव ज्वाइंट कंट्रोल। अब वो बात कर रहा है ज्वाइंट ऑपरेशन की, ज्वाइंट ऑपरेशन क्या होता है। उसमें कहता है ज्वाइंट कंट्रोल तो आएगा ऑफ द अरेंजमेंट, हैव राइट्स of the assets, obligations of the liabilities relating to the arrangement, those parties called joint operator। वो कहता है इसमें क्या होगा कि जो ज्वाइंट वेंचर बनेगा, हम जो नया नया नई सेपरेट वेहिकल बनाएंगे, नई या नई भी बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा, जो पार्टीज है जो 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 पार्टीज मिलकर बना रही है, जिसमें हमने कहा कि ए और बी है, ये ए और बी आपस में मिले और इसने कहा कि हम एक प्रोजेक्ट करेंगे और उन्होंने एबीसी बना लिया। अब क्या होगा कि एबीसी जो है ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं लिखेगी। ये क्या करेगी, ये इसकी जो परचेजेस होगी वो परचेजेस इसका शेयर इसमें ट्रांसफर कर देगी, इसका शेयर इसमें ट्रांसफर कर देगी। इसी तरह जो सेल होगी वो सेल उसके शेयर उसका शेयर उसको दे देगी, सेल का उसको शेयर उसको देगी। तो दोनों जो है जो बुक्स है वो ए और बी लिखेंगे, ये कंपनी जो है बुक्स नहीं लिखेगी। तो उसके तमाम एसेट जो है वो उधर रिकॉर्ड ए में रिकॉर्ड होंगे, बी के रिकॉर्ड जो बी का जो एसेट का जो शेयर है वो बी में रिकॉर्ड होगा। Joint venture में क्या होगा, joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to net asset। तो यहाँ पे net assets बनेंगे। तो यहाँ पे क्या करेगा, एबीसी जो कंपनी नई कंपनी है वो अपनी बुक्स खुद लिखेगी और उसके अंदर क्या करेगी, उसके अंदर जो नेट एसेट बनेंगे एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन उसको जाकर ट्रांसफर करेगी पार्टीज में। इसको हम कहेंगे यहाँ जो पार्टीज है इसको हम ज्वाइंट वेंचर बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने कहा ये ज्वाइंट ऑपरेटर है और यहाँ पे हमने कहा ये ज्वाइंट वेंचर है। The classification depends on the rights and obligations of the parties of the arrangement. Investors may or may not establish joint arrangement as a separate vehicle। तो सेपरेट व्हीकल आप बनाए या ना बनाए उसके लिए मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हमने ये देखा कि ज्वाइंट वेंचर जो है उसके लिए सेपरेट व्हीकल चाहिए, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर जो है वो अपनी किताब बुक्स खुद लिखता है। तो अगर सेपरेट व्हीकल नहीं होगी तो ज्वाइंट वेंचर तो नहीं होगा। A separate vehicle क्या है, is a separate and identified financial structures including separate legal entities or entities recognized by a structure regardless of whether those entities have a legal personality। ठीक है जी। तो सेपरेट व्हीकल आपकी नई कंपनी है, नई कंपनी को रजिस्टर करवा लेते हैं, उसको आप बोलेंगे सेपरेट व्हीकल। The application guidance on IFRS 11 says that if a joint arrangement is not structured through a separate vehicle, it must be a joint operation।
वो कहता है अगर जो सेपरेट वेहिकल नहीं है तो वो क्या है, वो जॉइंट ऑपरेशन है, वो जॉइंट वेंचर नहीं है। ए जॉइंट अरेंजमेंट इज स्ट्रक्चर्ड थ्रू अ सेपरेट व्हीकल, इट कुड बी अ जॉइंट ऑपरेशन और जॉइंट वेंचर। वो कहता है अगर सेपरेट व्हीकल है तो इट कुड बी जॉइंट ऑपरेशन, इट कुड बी जॉइंट वेंचर, तो कुछ भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो फिर हमें क्या स्ट्रीम क्या देखनी है कि नेट बेसिस पे, जहां पे नेट एसेट जो है वो पार्टनर्स को मिल रहे हैं, वहां पे वो जॉइंट वेंचर है। For joint arrangement to be joint venture, it is separate vehicle that must have the right to the assets and the obligation to the liability, with the investor only having an interest in the net asset of the entity. ठीक है, ये net asset पे अगर होगा तो क्या होगा, if an investor has the direct interest in specific assets and direct obligations, specified liabilities, is a separate vehicle than a joint venture. अगर उसका डायरेक्ट उसका इंटरेस्ट है एसेट्स में, डायरेक्ट उसका इंटरेस्ट है लायबिलिटीज में, तो उस टाइम वो क्या होगा, वो जॉइंट ऑपरेशन होगा। लेकिन अगर नेट एसेट्स उसको मिल रहे हैं पार्टनर्स को, तो हम कहेंगे ये आपका जॉइंट वेंचर है। अकाउंटिंग को जॉइंट ऑपरेशन है जॉइंट वेंचर। द मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ एन इंटरेस्ट इन जॉइंट अरेंजमेंट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट अरेंजमेंट। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस, पहले आपको डिस्टिंक्ट करना पड़ेगा जॉइंट ऑपरेशन में, जॉइंट वेंचर में, फिर आप उसकी काउंटिंग करेंगे। तो जॉइंट ऑपरेटर क्या कहता है, वो कहता है जनाब जॉइंट ऑपरेटर मस्ट रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग इन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो कहता है क्या करे, एक अपने एसेट्स इंक्लूडिंग इट्स शेयर ऑफ एनी एसेट्स हेल्ड जॉइंटली। तो यहाँ पे देखें ए है और बी है, वही बात हम कर रहे हैं, और इन्होंने ए बी बनाया हुआ है। अभी क्या करेगा, ए के अपने एसेट्स, इसके अपने एसेट्स होंगे, और इसके जो एसेट्स होंगे उसको इधर भी ट्रांसफर करेगा, इधर भी ट्रांसफर करेगा, और एसेट्स को एसेट में लाके ऐड कर देगा। लायबिलिटीज उसकी अपनी भी लायबिलिटी, उसकी लायबिलिटी लाके अपने में ऐड कर देगा। रेवेन्यू, शेयर ऑफ रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, लाइन टू लाइन जो है वो एबीसी से लाके वो अपने अपने ए और बी जो है अपने अपने शेयर जो है अपने अपने जो एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, इनकम, रेवेन्यू है उसमें ऐड कर देंगे। लेकिन जॉइंट वेंचर क्या करेगा, कहता ज्वाइंट वेंचर मस्ट रिकॉग्नाइज इट्स इंटरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर एज एन इन्वेस्टमेंट एंड अकाउंट फॉर इट यूजिंग इक्विटी मेथड। तो ये इक्विटी मेथड लगाएगा, कहां मिलेगा इक्विटी मेथड, इक्विटी मेथड मिलेगा IAS 48 में। ठीक है जी, तो ये हम बात कर रहे हैं कंसोलिडेशन। हम जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल से बना रहे हैं तब उसकी बात कर रहे हैं हम उसके सेपरेट में भी नहीं बात कर रहे हैं। हम सेपरेट के अंदर जब हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो उसका उधर हमारे पास कॉस्ट मेथड भी अवेलेबल है, इक्विटी मेथड भी अवेलेबल है, और फेयर वैल्यू मेथड भी अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं कंसोलिडेशन की। तो कंसोलिडेशन करने के लिए हमारे पास हमें जो है जॉइंट वेंचर के लिए IAS 48 में जाना है, और जॉइंट ऑपरेशन के लिए हमें IFRS 11 में जाना है। If an entity participate in but does not have joint control or joint operation, it must account for its investment in arrangement. अगर कहता है पार्टिसिपेट कर रही है लेकिन ज्वाइंट वेंचर भी नहीं, ज्वाइंट कंट्रोल भी नहीं है, तो फिर क्या है, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, IFRS 9 में जाकर उसका ट्रीटमेंट। ठीक हो गया जी, चलो जी। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आया इसका, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है न्यूमेरिकल की, कहता है शो द रेलेवेंट फिगर्स दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड in the financial statement of X and Y for the year ended 31st December। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक तरफ हम ले लेते हैं X की बुक्स, यहाँ पे हम X की बुक्स बना लेते हैं, और यहाँ पे हम Y की बुक्स बना लेते हैं। ठीक है जी, कहता है क्या, वो 1 जनवरी 2018 हमने कब की बनानी है, 31 दिसंबर 2007 की बनानी है। अब वो कहता है 1 जनवरी 2000 X क्या हुआ, X and Y entered into a joint operation to purchase and operates an oil pipeline. Both entities contributed equally to the purchase cost of 20 billion, and this was financed by joint loan of 20 billion। ठीक हो गया जी। तो उन्होंने क्या किया, 20 बिलियन का हम यहाँ पे इसको मिलियन में रखते हैं, फिगर इज मिलियन है, ठीक है, तो फिगर इन मिलियन है, तो मैं यहाँ पे इसको मिलियन में लेके जा रहा हूँ। तो 10 मिलियन जो है आपका इसका एक्स्ट्रा शेयर बनेगा, और 10 मिलियन जो है आपका बनेगा शेयर, और 10 मिलियन ही लोन है इसका। ठीक हो गया जी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने परचेस किया 10 मिलियन एंड उसका लोन जो है वो भी 10 मिलियन उसका लोन में चला गया। आगे क्या हुआ जी,
कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स क्या है उसकी। Y carries out all the maintenance work on the pipeline, but maintenance expenses are shared between X and Y in the ratio of 40-60। वो कह रहा है जनाब कि मेंटेनेंस वर्क जो है वो X करेगा, लेकिन जो एक्सपेंसेस है वो 46 की सी रेशो से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ देख ले मेंटेनेंस साथ ही कर लेते हैं। कहता है वाई कैरिड आउट मेंटेनेंस एट कॉस्ट रुपीज 1.2 मिलियन। तो 1.2 मिलियन की जो है इसने एक्सपेंसेस किया, तो 1.2 मिलियन जो है वो यहाँ पे इसको हम क्रेडिट देंगे कि सारा काम इसने किया है सारा खर्चा इसने किया है, तो इसको यहाँ पे इसका क्रेडिट मिलेगा। 1.2 मिलियन को आप क्या करें, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें रेशो 40:60 रेशो से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो ये आपका बन जाएगा 40 इसका आएगा, तो यहाँ पे आप लिख लें 480 का एक्सपेंस इसको जाएगा और 720 का एक्सपेंस इसको जाएगा, आपका 1.2 मिलियन बन जाएगा। ठीक हो गया जी। बल्कि इसको हम 1000 में कर लेते हैं, तो नहीं इसको पॉइंट कर लेते हैं। ठीक है जी, पॉइंट में कर लेते हैं इसको, तो ये 0.720 और 5. ठीक हो गया जी। तो मेंटेनेंस का ट्रीटमेंट क्या हुआ, उसने कहा कि जो मेंटेनेंस है वो सारे की सारी वाई करेगा, तो वाई का सारा एक्सपेंस हो जाएगा, तो उसका एक्सपेंस की रिकवरी करेगा 1.2 जो इसका, इसको हम इनकम में डाल देंगे। और जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो किस रेशो से जाएगा, वो जाएगा 40-60 रेशो से। तो 40 का एक्सपेंस हम कहाँ डाल देंगे, 40 का एक्सपेंस हम डाल देंगे एक्स में, और 60 का एक्सपेंस 60% का एक्सपेंस कहाँ डाल देंगे, हम डाल देंगे वाई में। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। आगे वो कह रहा है जनाब, both entities use the pipelines for their own operations and share any income from the third parties 50-50, sales to the third parties are invoiced by Y। अब सेल कितनी हुई है जनाब, कहता है सेल जो है आपकी इनकम फ्रॉम द थर्ड पार्टीज वाज 900,000 ऑल पेड टू Y। ठीक है जी, तो ये आपका ये पॉइंट जो है ये इससे रेलिवेंट है। ठीक हो गया जी। तो अब इनकम किससे गई, सारी सारी वाई के पास चली गई, तो वाई से निकाल लो। ठीक है जी। तो 0.9 जो है वो आप क्या करें, वहां से आप निकालें, क्योंकि वो सारी इनकम खुद अपने 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 खाते में ले गया, तो इनकम वहां से निकाल लें। और किस रेशियो से डिवाइड करनी है हमने, 50-50 से। इसकी रेशियो क्या है, 50-50। तो 50-50 रेशियो है, तो इसकी इनकम यहाँ पे हो जाएगी 0.5 और 0.45। इसकी इनकम आप ब्रैकेट में दे दीजिए। ठीक है जी, तो इनकम की बात भी होगी। अब फाइनली कहता है the full interest on loan is initially paid by X but expense is to be shared equally। तो उसने इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना दिया हुआ, 1.5 मिलियन दिया हुआ, किसने पे किया, एक्स ने पे किया, तो एक्स को उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। उसका एक्सपेंस था ना, उसने एक्सपेंस बना दिया, उसको इनकम दे दी। अब उसको क्या करना है, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने उसमें, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी हम 50-50 करेंगे। तो 50-50 या 1.5 का कितना हो जाएगा, 0.75 इसको चला जाएगा और 0.75 इसको चला जाएगा। ठीक है जनाब, तो अब इसको आप टोटल कर लें, तो इसका जब आप टोटल करेंगे तो ये आपका आएगा 0.72 और इसका जो आप टोटल करेंगे तो ये आपका आएगा 0.72। ठीक है जी, तो एक के लिए क्या हो जाएगा, पेबल हो जाएगा, एक के लिए रिसीवेबल हो जाएगा। तो किसके लिए रिसीवेबल होगा, जिसका माइनस में जाएगा, यहाँ पे अगर देखें तो 1.5 ये माइनस में आएगा, तो इसके लिए रिसीवेबल हो जाएगा और इसके लिए पेबल हो जाएगा, पेबल टू एक्स, रिसीवेबल फ्रॉम वाई। ठीक हो गया जी, तो यहाँ पे इसकी है एंट्री पास हो गई।
ठीक है जी, अब बाकी सारा इसी है। चलो जी, आगे बात करता है IAS 28 की। अभी बात करेगा IAS 20 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। तो IAS 28 का नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। ठीक है जी, ये स्टैंडर्ड का नाम है। कहता है एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। एसोसिएट जॉइंट वेंचर की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं काफी सारी। अकाउंटिंग फॉर एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, वो कहता है इसकी अकाउंटिंग कैसी होगी। एसोसिएट जॉइंट वेंचर की डेफिनेशन ये देगा, उसके बाद ये बताएगा कि अकाउंटिंग कैसे होनी है, और बाद में बताएगा कि ट्रेडिंग विद एन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, इसकी जो ट्रेडिंग होगी वो आप कैसे करेंगे। तो ये सारी बातें जो है इस स्टैंडर्ड में हम अभी जो है यहाँ पे इस पॉइंट में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलें जी, आगे चलते हैं जी। तो एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर डेफिनेशन क्या कहता है वो कहता है एसोसिएट इज एन एंटिटी ओवर विच द इन्वेस्टर हैविंग द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ठीक है जी, तो स्टैंडर्ड तो बात करेगा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की, लेकिन हमें पता है, हमने कहा कि अगर 20% से 49% तक की रेशियो हमारे पास शेयर होल्डिंग आ जाए तो हमारा इन्फ्लुएंस आ जाता है। अब वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को डिफाइन कर रहा है कैसे जी। कहता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज अ पावर टू पार्टिसिपेट in the financial and operating policies decisions of the industry but is not control or joint control। वो कहता है कंट्रोल नहीं होना चाहिए आपको। जब आपका कंट्रोल आएगा तो क्या होगा, आपकी वो सब्सिडी बन जाएगी, और जब ज्वाइंट कंट्रोल आएगा तो वो आपका ज्वाइंट अरेंजमेंट बन जाएगा, और ज्वाइंट अरेंजमेंट के अपने मतलब जो है वो ज्वाइंट वेंचर और ज्वाइंट ऑपरेशन दो चीजें आ जाती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने बात की कि उसने कहा कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के लिए सबसे पहली बात क्या है, वो कहता है ना तो आपके पास कंट्रोल होना चाहिए और ना ही आपके पास ज्वाइंट कंट्रोल होना चाहिए, तो फिर आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाएगा। I28 state that if an entity holds 20% or more of the voting power equity of another entity, it is presumed that significant influence is this। तो हमने भी बात हुई कि 20% या इससे ज्यादा होगा तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाएगा। एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी ट्रीटेड एज एन एसोसिएट। तो आप इन्वेस्टमेंट की उसको आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट एसोसिएट हो जाएगा। If an entity owns less than 20% the equity another of the equity of another entity, the normal presumption is that significant influence does not exist। 20% से नीचे क्या होगा, वो हमारी सोसाइटी बनेगी, तो वो हमारे क्या बनेगा, हमारा फाइनेंशियल एसेट बन जाएगा, और उसको हम जाकर ट्रीट करेंगे IFRS 9 में। Holding 20 to 50% of the equity of another entity therefore means a general rule that significant influence exists but not control. Therefore, the investment is stated as associate provided that it is not a joint venture। The 20% or more rule is general guidance. However, the IAS 28 state that more specifically how significance arises, the existence of significant influence is usually evidence in one or more of the following ways। वो कहता है ये देखे, यहाँ से पता चलेगा कि इन्फ्लुएंस आया कि नहीं आया। पहला क्या जी, कहता है रिप्रेजेंटेशंस ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आपका आप 5 डायरेक्टर है, एक डायरेक्टर आपका अपॉइंट हो गया, तो आप कह सकते हैं कि आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया। Participate in the policy making process, including participation in the decisions about डिस्ट्रीब्यूशन और डिविडेंड। तो कहता है कि जब पॉलिसीज बनाई जा रही है उसमें आपसे आपसे आपकी राय ली जा रही है। अगर तो आपकी राय ली जा रही है और आप उस पर अमल दरामद किया जा रहा है तो इसका मतलब है आपके पास सिग्निफिकेंस है। या मटेरियल ट्रांजैक्शंस बिटवीन द टू एंटिटीज। मटेरियल ट्रांजैक्शन क्या है, सेल परचेज लोन, ये सब आपको मटेरियल ट्रांजैक्शंस हैं। एंड अच्छा, इसका देखें मटेरियल ट्रांजेक्शन मटेरियल टू एंटिटीज में देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक आपका एक कंपनी ए है, इसका एक सप्लायर है। ये सप्लायर क्या करता है, ये सप्लायर इसको पिछले 10 साल से जो है मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, और वो जो केमिकल्स प्रोवाइड कर रहा है इसको, अब केमिकल्स की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है जिस पर मशीन चलती है। अब ये सप्लायर आता है, ये सप्लायर इसको आके कहता है कि जनाब मेरी मेरी मेरा 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 रेट बढ़ाओ, मेरा जो केमिकल पे आपको प्रोवाइड कर रहा है इसकी इसकी प्राइस बढ़ाओ। तो अब ए जो है वो क्या करेगा, वो कहेगा यार जा मैं नहीं बनाता, मैं किसी और से जाके मटेरियल लेता हूँ, तब तो सप्लायर का ए पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है।
लेकिन ये सोचता है कि यार ये मुझे 10 साल से केमिकल दे रहा है, अगर मैं इसको शिफ्ट करके किसी और के पास जाता हूँ और वो उससे मैं केमिकल लेके आता हूँ, मे भी उसकी रेशियो आगे पीछे हो जाए, मेरी मशीन को डैमेज कर दे। तो वो क्या करता है, वो कहता है यार ठीक है भाई, तूने रेट बनाना है तो प्राइस बढ़ा दे, मैं तुझे ज्यादा पैसे दे देता हूँ। तो जब वो ये उसकी उसकी बात मान लेता है ये, तो इसका मतलब क्या है कि सप्लायर उस पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है ना। तो क्या कहता है, मटेरियल ट्रांजेक्शंस बिटवीन द टू पार्टीज। तो मटेरियल ट्रांजेक्शन क्या है कि वो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि जब सप्लायर कहेगा यार मैंने पैसे बनाने हैं तो वो उसको बनाने पड़ जाएंगे। इसका मतलब है कि इन्फ्लुएंस है। एंड इंटरचेंज ऑफ मैनेजमेंट पर्सनल बिटवीन टू एंटिटीज। तो आपस में जो है वो बंदे जो है वो शेयर्स कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या है, इंटरेस्ट आ जाता है। द प्रोविजन ऑफ एसेंशियल टेक्निकल इंफॉर्मेशन बाय वन एंटिटी टू, तो टेक्निकल जो इन्फॉर्मेशन भी जो शेयर कर रहे हैं, तो उससे हम कहेंगे कि इसके पास जो है वो सिग्निफिकेंस आ जाता है। अकाउंटिंग फॉर एसोसिएटेड जॉइंट, इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है आप? कहता है आईएएस 20 सेज दैट द एसोसिएटेड जॉइंट वेंचर्स मस्ट बी अकाउंटिंग यूजिंग द इक्विटी मेथड। एक ही मेथड है एसोसिएटेड जॉइंट वेंचर की कंसोलिडेशन करने के लिए, एक मेथड है। वो कौन सा मेथड है? वो इक्विटी मेथड है। The equity method is defined as a method of accounting whereby the investment in initially recognized as cost and adjusted thereafter for the post-acquisition changes in the investor shares of the investor. The investor profit or loss include a share of the investor profit or loss, and the investor's other comprehensive income include its share of other comprehensive income. क्या बात कर रहा है ये बात ये कर रहा है कि आप पहले पहले एंट्री क्या करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, आपने इन्वेस्टमेंट की, ठीक है जी। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एंट्री क्या पास होगी? पहली एंट्री आप क्या पास करेंगे जनाब? आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट टू कैश। तो पहले एंट्री क्या की, मैंने एसेट को डेबिट किया इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के नाम से और कैश को क्रेडिट किया। अब क्या हुआ, ये सपोज करें मैंने एंट्री की, मैंने 1/1/2021 को एंट्री पास की। अब आ गया 31 दिसंबर 2021, मेरी एसोसिएट ने प्रॉफिट शो कर दिया। अब इसने प्रॉफिट मुझे दिया नहीं है, उसने शो किया अपनी बुक्स में। जैसे ही वो प्रॉफिट शो करेगा मैं एक एंट्री पास करूंगा। मैं क्या एंट्री पास करूंगा? मैं कहूंगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। इमीडिएटली मैं एंट्री पास कर लूंगा। मैं वेट ही करूंगा कि मुझे डिविडेंड दे। जितना मेरा शेयर बनता है, अगर मैंने 10% की इन्वेस्टमेंट की, 20% की इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो यहाँ पे 20% से उसके उसके प्रॉफिट का 20% जो है मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है जी। तो जब वो मुझे डिविडेंड देगा, अफसोस करें वो इसने 31 मार्च को उसने क्या किया, डिविडेंड अनाउंस कर दिया। अब डिविडेंड मुझे मिला कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब क्या बात हुई यहाँ पे बात ये हुई कि जब आप इन्वेस्टमेंट को पहले डेबिट करेंगे, फिर आप इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेंगे जैसे ही वो प्रॉफिट शो करेगा, और जब आपको डिविडेंड मिल जाएगा तो आप इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज कर देंगे। तो ये सिंपल एंट्रीज आप पास करेंगे इक्विटी मेथड में। ठीक है जी। तो ये सारी बात उसने यहाँ पे लिखी है जो मैंने एंट्रीज में एक्सप्लेन कर दिया। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस, फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है? बैलेंस शीट। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, in the statement of financial positions of the reporting entity, the investor and investment in an associate is measured at। तो इक्विटी मेथड भी होगी, ठीक है ना, और कोई मेथड ही नहीं है। वो क्या करेगा, कहता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आप लेंगे पहले, उसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे पेरेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेज। अगर प्रॉफिट है तो ऐड कर दो, लॉस है तो माइनस कर दो। जैसे ही प्रॉफिट शो करेगा वो, तो साथ ही एंट्री पास कर देंगे इन्वेस्टमेंट डेबिट और पीएनएल क्रेडिट, या पीएनएल डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, प्लस माइनस पेरेंट शेयर ऑफ ओसीआई। अगर ओसीआई का उसमें कुछ, उसने ओसीआई में कुछ रखा हुआ है तो ओसीआई से उठा के ले आए। और फिर क्या करना है, माइनस इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिकॉग्नाइज। अगर कोई पेमेंट है तो आपको लॉस है, तो पीएनएल को आप डेबिट करके इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करते हैं। ठीक हो गया जी। देयर इज नो गुडविल रिकॉग्नाइज
फॉर एन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। वो कहता है यहाँ सब्सिडी में जैसे गुडविल रिकॉग्नाइज करते हैं हम लोग, यहाँ पे हमने गुडविल को रिकॉग्नाइज नहीं करना है, जगह ही नहीं गुडविल की, देखा ना जी, यहाँ इन एंटीज में जगह नहीं है गुडविल की। सीधी आपने जैसे कैश पे किया, इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर लिया, प्रॉफिट आया इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया, डेबिट कर लिया, प्रॉफिट को क्रेडिट कर दिया, और जब आपका डिविडेंड आ गया तो आपने कैश डेबिट करके इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर दिया, तो गुडविल की यहाँ पे जगह ही नहीं है। द cumulative profit of the reporting entity or the consolidated accumulated reserves when consolidated accounts are prepared should include the investor shares of the post acquisition retained profit of the associate joint venture minus any payment। वो ऊपर जो लिखा है उसमें उसी की बात कर रहा है। वो कहता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड अदर कॉम्पेंसेशन, उसमें क्या होगा, अभी हमने बात की बैलेंस शीट की, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं पी&एल में क्या होगा। कहता है द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ओसीआई देयर शुड बी अ सेपरेट लाइन फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट जॉइंट वेंचर और शेयर ऑफ अदर कंपनी। तो मतलब सेपरेट लाइन में आपने शो करना है इसको, आपने इसको मर्ज नहीं करना किसी अकाउंट के अंदर, ठीक है जी। चलो जी, इसकी एक कैलकुलेशन आ गई है इक्विटी मेथड पे। वो कहता है इक्विटी मेथड से आप बना दें। कहता है एंटिटी पी acquired 30% of the equity share of entity A during year 1 at a cost of 147,000। तो उसने कितनी किया, उसने 147,000 पे जो है इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट जब की तो एंट्री क्या करेगा, वो इन्वेस्टमेंट डेबिट कर देगा और कैश को क्रेडिट कर देगा। ठीक है जी। तो इन्वेस्टर बारी ये हमारा एसेट आ गया बैलेंस शीट में 147,000। अब क्या हुआ, व्हेन द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ एंटिटी ए 3,50,000। तो जब वहां पे उसके जो एसेट्स थे, नेट एसेट्स क्या था, जो इक्विटी थी उसकी ए की, वो 3,50,000 थी। नेट एसेट्स को आप इक्विटी भी कहते हैं। एंटिटी पी इज एबल टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द ए। वो कहता है पी का इन्फ्लुएंस बन गया ऑन 31 दिसंबर ईयर 5। अब ईयर 5 में क्या हो रहा है, ये बात हो रही थी ईयर 1 की जब हमने इन्वेस्टमेंट की। अब आ गया ईयर 5, इसमें क्या हुआ, द नेट एसेट उसके जो है वो 6 लाख हो गए। अब उसकी इक्विटी जो थी वो 350 से कहाँ चली गई, 6 लाख पे चली गई। ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी इक्विटी जो है वो 2,50,000 से बढ़ गई। अब इक्विटी में क्या होगा, शेयर कैपिटल होगा, उसका प्रॉफिट होगा। अब शेयर कैपिटल सेम रहेगा, इसका मतलब क्या होगा, उसका प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है जी। तो उसका प्रॉफिट जो है वो 2,50,000 से जो है वो इंक्रीज कर गया। इन द ईयर 31 दिसंबर ईयर 5 द प्रॉफिट ऑफ एंटिटी ए आफ्टर टैक्स जो है वो 80,000 दिया। उसने कहा जो 5वें साल का प्रॉफिट है वो 80,000 है। The figure that must be included to account for the associate in the financial statements of the P for the year 31 दिसंबर 2005 में उसका इसकी फिगर कितनी है। वो कहता है आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की, आपने इन्वेस्टमेंट की 1,40,000 की। उसमें कहता है कि इन्वेस्टर शेयर्स ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो है उसका शेयर इसमें कितना है। हमने कहा जी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना हुआ, 2,50,000 हुआ। ठीक है जी। तो 2,50,000 का हमने कहा कितने परसेंट हमारा शेयर है, हमारा शेयर कितना 30% है। वो इसमें आप ऐड करते हैं, सिंपल इज दैट, अपने शेयर ऐड करते हैं। ठीक है ना जी। तो वो उसका आपका क्या बचेगा, एसोसिएट का जो है अब बैलेंस आ जाएगा, आपकी बुक्स में उसका बैलेंस क्या आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कर सकते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 कहता है एंटिटी पी एक्वायर्ड 40% of equity shares of A during year 1 at a cost of 1,28,000 when the fair value of the net assets उसकी इक्विटी जो थी वो 2,50,000 थी। ठीक है जी। तो मैंने कहा कि उसकी जो वह है वो 128,000 है, उसकी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है जी। तो इसको समझ में नहीं आ रहा। तो 128,000 जो है मैंने कहा, मैंने इन्वेस्टमेंट किया। उस टाइम उसकी नेट इक्विटी क्या थी, 2,50,000 थी। Since that time the investment in the associate has been impaired 8,000। वो इम्पेयरमेंट हो गई। तो इम्पेयरमेंट जब होगी, इन्वेस्टमेंट इम्पेयर होगी, तो वो उससे इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। एंट्री क्या होगी, पी एंड एल डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट।
Okay. Since acquisition of the investment, there has been no change in the issued share capital of entity A. कैपिटल चेंज हुआ तो फिर क्या चेंज हुआ, प्रॉफिट चेंज हुआ, नॉर इट्स शेयर प्रीमियम रिजर्व्स एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व्स। ऑन 30 ईयर 5 द नेट एसेट्स इज 4 लाख। तो जनाब 4 लाख हो गए आपके, 2,50,000 से 4 लाख हो गया, तो क्या चेंज हुआ आपका, आपका कितना चेंज हुआ आपका, 1,50,000, कितना 1,50,000 चेंज हुआ, तो ये क्या चेंज हुआ आपका, ये प्रॉफिट चेंज हुआ, क्योंकि कैपिटल चेंज नहीं हो रहा, रिवैल्यूएशन रिजर्व चेंज नहीं हो रहा, इक्विटी के अंदर कोई भी आइटम चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, प्रॉफिट चेंज हो रहा है। उस प्रॉफिट में हमारा शेयर कितना है, हमारा शेयर है 40%, तो इसका 40% जो है वो मैं बाहर ले जाऊंगा, उससे मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट डेबिट पी एंड एल क्रेडिट, ठीक हो गया जी। तो बैलेंस आ जाएगा इसका 1,80,000, क्या हो जाएगा ये, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, नेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 1,80,000 आ जाएगा। ठीक है जी, सिंपल चल रहा है अभी तक। When an investment in an associate or joint venture is held by or is held indirectly through an entity that is a venture capital organization or mutual funds, unit trusts, or similar entities, including investment link and funds, the entity may elect to measure that investment at fair value. वो कहता है इक्विटी मेथड की जरूरत नहीं यहाँ पे। अगर इस ये कंपनीज आपकी वेंचर कंपनीज हैं, आपकी म्यूचुअल फंड्स है, यूनिट ट्रस्ट है, सिमिलर एंटिटीज है, तो आप क्या करें, आप उसको फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर ले, आप उसको इक्विटी मेथड ना लगाएं। इन अकॉर्डेंस विद IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट समझ लें इसको आप। An entity shall make this selection separately for each associated joint ventures at initial recognition of the associated joint venture. तो वो कहता है ये आपको इलेक्शन है, आपको आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहे तो करें, आप नहीं चाहे तो ना करें। ठीक है जी, तो आपको आसान कर दिया, आप इक्विटी मेथड ना लगाओ, आप उसको कंसोलिडेट ना करो, आप उसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट समझ लो। व्हेन एन एंटिटी हैज एन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, a portion for which held indirectly through a joint venture associate mutual fund, अब एक पोर्शन है उसका, पहले आपने कंप्लीट रखा था, पोर्शन रखा हुआ, तो फिर क्या कहता है, the entity may elect to measure that portion of the investment in associate एट फेयर वैल्यू। तो आप उसका पोर्शन भी कर सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है कि आप पूरी पूरी जो है वो एसोसिएट ही को करें, वो कहता है कुछ पोर्शन है उसका, तो आप उस पोर्शन को भी करें। If the entity makes that election, the entity shall apply the equity method or any remaining portion of its investments in associate that is not held through venture capital organizations or mutual understanding. Trading with an associate joint venture, अब आप ट्रेडिंग करते हैं, सेल परचेज करते हैं joint venture के साथ, associate के साथ, फिर क्या होता है, there might be a trading between a parent and an associate or joint venture if in addition to the associate or joint venture the parent holds investment in subsidiaries, there might also be trading between other members of the group and associate। वो कहता है आपस में ट्रेडिंग कर रहा है, पेरेंट कंपनी जो है वो एसोसिएट को दे रही है, एसोसिएट पेरेंट को दे रही है, तो अपने क्या करना है, इन सच केस देयर माइट बी इंटरकंपनी बैलेंसेस amount owned between the parent or group or associate joint venture is directly add unrealized profit of intermediate transactions। वो कहता है unrealized profit आएगा, उसको आपने इग्नोर करना है यहाँ पे। The accounting rules for dealing with these items associate joint ventures are different from the rules of subsidies। subsidies के rules different है और जो है वो इसके rules different है। सब्सिडी की हमने ऊपर बात की थी हमने थोड़ी देर पहले, तो इसके रूल्स क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि क्या रूल्स हैं, तो फिर बल्कि नीचे दिए हुए भी है, इसमें रूल्स नीचे पढ़ लेते हैं हम इसको, चाहिए मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि क्या कहता है। ये क्या कह रहा है कि एक पेरेंट है, ठीक है जी, एक एसोसिएट है। अब एसोसिएट पेरेंट अगर एसोसिएट को सेल करती है तो इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, अब डाउन ऊपर से नीचे सेल। अब क्या होगा, यहाँ पे इक्विटी मेथड लग रहा है, पी क्या कर रहा है, इक्विटी मेथड से इसको कंसोलिडेट कर रहा है। अब पी ने क्या कर रहा है कि अब अपनी एंट्री को रिवर्स करना है, इसने सेल यहाँ पे आया, अब वो
जो सेल यहाँ पे आया, उस सेल के अंदर प्रॉफिट आया। अब वो प्रॉफिट में पी का शेयर भी शामिल है। अब जब जैसे प्रॉफिट आया पी के पास, पी ने क्या एंट्री की, ठीक है, हमने एंट्री देखी थी ना पहले, पी ने क्या एंट्री की, जैसे उसने प्रॉफिट अनाउंस किया ए ने, तो पी ने क्या किया, पी ने इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर लिया और क्रेडिट क्या कर दिया, पी एंड एल। अब वो कहता है कि इस एंट्री को रिवर्स करे भाई साहब। क्यों? क्योंकि जो आपका आपने अपना जो प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट इसके अंदर रखा है, जो प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ, अनरियलाइज है अभी। अनरियलाइज कैसे है, देखो यहां से सेल हुई, सपोज करें सेल हुई 100 रुपए की, इस 100 रुपए में जो था इसने इसने 15% प्रॉफिट ऐड किया और 115 रुपए का इसको माल भेज दिया। इसने क्या किया, इसने इस सारे माल को कहां रखा, इन्वेंट्री में रखा। अभी हमने सपोज करें इन्वेंट्री जो अभी सेल नहीं हुई, सारा इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसने पीएनएल बनाया, जब पीएनएल से बनाया तो ये सारा क्या था, ये प्रॉफिट क्या था, ये सारा उसमें कन्वर्ट होके वापस पी के पास चला गया। तो पी ने क्या किया, जैसे इसने प्रॉफिट अनाउंस किया पीएनएल बुला के, अब सारा जो जितना मटेरियल परचेस किया था सारा इसके पास पीएनएल पड़ा हुआ था, इसने पीएनएल निकाला और उसको भेज दिया। उसने एंट्री बुक कर ली, परचेस बुक, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, उसने ये एंट्री पास कर ली पी ने। तो वो स्टैंडर्ड कहता है कि जो इसके अंदर प्रॉफिट जो है, जो पी ने प्रॉफिट चार्ज किया उसको, और वापस इसके पास आ गया, पी के पास वापस आ गया, उस शेयर को वापस करो, उससे इस एंट्री को रिवर्स करो, ठीक है जी। तो आप अपनी एंट्री रिवर्स कर लेंगे, आप क्या करेंगे, पी एंड को डेबिट कर लेंगे और इन्वेस्टमेंट को आप क्या कर देंगे, पी एंड डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट कर देंगे। अब अगर यहां से सेल होकर यहां पे हो जाए, उल्टा हो जाए, डाउन स्ट्रीम हो जाए, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। अगर डाउन स्ट्रीम हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर वो कहता है कि जब मटेरियल पी के पास आया तो वो पी की इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, पी की इन्वेंट्री में पड़ा हुआ वो, तो वो क्या करेगा, इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देगा, स्टॉक को क्रेडिट कर देगा, डेबिट किसको करेगा, वो पी एंड एल को डेबिट कर देगा। जब डाउन स्ट्रीम होगा, अपस्ट्रीम होगा, एसोसिएट से जो है वो पेरेंट को जो है जब सेल होगी, तो वहां पे जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा, तो उसमें क्या होगा, वो पीएनएल को डेबिट करके इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देगा, इन्वेंट्री को कम कर देगा, ठीक है जी। तो ये बात जो है अब हम यहाँ पढ़ने लगे हैं, ये बात सारी यहाँ पे ही करेगा। कहता है intercompany balances, intercompany balances between the members of group, parent and subsidiaries are cancelled out on consolidation, ठीक है जी। इंटरकंपनी बैलेंसेस, रिसीवेबल्स, पेबल जो है वो कंसोलिडेशन जो आप करते हैं, सब्सिडी पेमेंट करते हैं, सब्सिडी की बात शुरू कर दी इसने। अभी तो हम बात तो जॉइंट वेंचर और सब्सिडी कर रहे थे, लेकिन जो सब्सिडी और पेरेंट का रिश्ता जब बनेगा तो वहां पे इंटरकंपनी बैलेंसेस जो है, रिसीवेबल एक बुक में आ रहा होगा, एक बुक में पेप क्रेडिटर आ रहा होगा, उसको आप नेट ऑफ कर देंगे। Intercompany balances between the members of group, parent and subsidiaries and associate joint ventures are not cancelled out on consolidation. कहते हैं intercompany between members of group, parents and subsidiaries and associates or joint venture are not cancelled out through consolidation. वो कहता है कि एसोसिएट का जो बैलेंस आ रहा है और जो जॉइंट वेंचर का बैलेंस आ रहा है उसको कैंसिल ही करना आपने, पेरेंट और सब्सिडी के दरमियान जो बैलेंस आ रहे हैं उसको तो कैंसिल कर दिया, लेकिन अगर आप देखेंगे एक सब्सिडी है उसके आगे एसोसिएट है, तो सब्सिडी की बुक में एसोसिएट का बैलेंस आ रहा है, उसको आपने कैंसिल नहीं करना, वो आपका कंसोलिडेशन में नजर आएगा। अगर सब्सिडी में आ रहा है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, ठीक है, वो जो है कंसोलिडेशन में भी आपको इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट नजर आएगा। तो ये बात करना, एन एसोसिएट जॉइंट वेंचर इज नॉट ए मेंबर ऑफ द ग्रुप बट is rather an investment made by the group. This means that it is entirely appropriate that consolidated financial statement may show amount owned by external party as an assets and amount owned external party as a liability. तो वो कहता है कि आप जब सब्सिडी बुक में इन्वेस्टमेंट एसोसिएट आ रहा है तो वो कंसोलिडेटेड में भी नजर आना चाहिए। This is also the case if the parent has an associate and no subsidy. The parent must account for the investment under equity method. ठीक है जी, तो आपको इक्विटी मेथड लेना है। once again it is entirely appropriate that consolidated financial statement show amount owned by external party। तो वो बात आपको दोबारा करके अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की बात करें जनाब, वो कहता है unrealized intercompany intergroup profit between the parent and the member of the group must be eliminated
इन फुल ऑन कंसोलिडेशन। तो इसको आपने एलिमिनेट करना है। कैसे करना है? कहता है अर्नलेस प्रॉफिट अराइजिंग ऑन ट्रेड बिटवीन पेरेंट एंड एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, ओनली द पेरेंट शेयर ऑफ द अर्नलेस प्रॉफिट इज एलिमिनेटेड। IAS 27 does not specify the double entry. To achieve this, the following are often used in practice. Parent sells to associate, तो ये डाउनस्ट्रीम हुआ, पेरेंट ने सेल किया एसोसिएट को, इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम में क्या हुआ? कहता है द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज हेल्ड इन इन्वेंट्री ऑफ द एसोसिएट। तो इसकी जो इन्वेंट्री है जहां पे पड़ा हुआ है, द इन्वेस्टमेंट इन द एसोसिएट जॉइंट वेंचर शुड बी रिड्यूस्ड बाय पेरेंट शेयर ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो इन्वेस्टमेंट को आप रिड्यूस कर ले, तो इन्वेस्टमेंट को जब रिड्यूस करेंगे क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे और पीएनएल को डेबिट करेंगे। द अदर साइड ऑफ द एंटिटी इंक्रीज था, तो अब क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है जी, प्रॉफिट और लॉस को डेबिट कर देंगे और आप इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को क्रेडिट कर देंगे। तो अपनी वही वाली एंट्री जो आप पास रिवर्स कर देंगे, जो हमने पहले एंट्री पास की थी ना, जैसे ही प्रॉफिट आया था आपने क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट डेबिट पीएनएल क्रेडिट। तो अनरियलाइज प्रॉफिट जो आपने कैलकुलेट किया है उससे आप क्या करेंगे? इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे, अपनी एंट्री को रिवर्स कर लेंगे इक्विटी मेथड में जो आपने पास की हुई है। अब वो कहता है डाउनस्ट्रीम हो गया, अब क्या हुआ? अब उल्टा हो गया, इसने इसको सेल कर दिया, अपस्ट्रीम हो गया, तो फिर क्या होगा? कहता है अनलेस प्रॉफिट इज हेल्ड इन द इन्वेंट्री ऑफ पेरेंट, तो उसकी इन्वेंट्री में पड़ा होगा, ठीक है ना जी, इसकी इन्वेंट्री में पड़ा होगा पी की, तो फिर क्या होगा? एज दिस शुड बी रिड्यूस्ड इन वैल्यू बाय पेरेंट शेयर्स ऑफ द अनलेस प्रॉफिट, द अदर साइड ऑफ द रिड्यूस। कहता है क्या होगा? कहता है इन्वेस्टमेंट पीएनएल को जो है शेयर ऑफ प्रॉफिट एसोसिएट इन्वेंट्री, पीएनएल को आप क्या कर दें? डेबिट कर दे, इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दे, ठीक है जी। तो जब आप अपस्ट्रीम करेंगे तो आप एंट्री क्या पास करेंगे? पीएनएल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, क्योंकि इन्वेंट्री का पड़ी हुई है, इन्वेंट्री पेरेंट्स के पास पड़ी हुई है, तो पेरेंट अपनी इन्वेंट्री को कम करेगा। तो डाउनस्ट्रीम पे क्या हुआ था? इन्वेस्टमेंट में बात हो रही थी, इन्वेस्टमेंट को उसने कम किया था, तो यहाँ पे इन्वेंट्री को कम करेगा, तो इन्वेंट्री के थ्रू इन्वेंट्री पास करेंगे, तो दूसरा इफेक्ट पीएनएल में जाएगा। In both cases, there will be also a reduction in the post-acquisition profit of the associate joint venture and investor entity shares of profit and loss account. This will reduce the accumulated profit in the consolidated financial statement. कहता जनाब अनरियलाइज प्रॉफिट की बात करेगा आपसे, कहता पी एक्वायर्ड 40%, इसने 40% एक्वायर्ड किया of the equity shares of entity A several years ago. The cost of investment was 2,50,000। तो 2,50,000 की जो है उसने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, 2,05,000 की उसने इन्वेस्टमेंट की हुई थी। मैं बाहर लिखता हूँ, ये उसकी इन्वेस्टमेंट थी 2,05,000 की, बहुत साल पहले की थी उसने, जब उसने 40% उसका जो है वो गेन किया था। कहता हूँ 31 दिसंबर ईयर 6 एंटिटी ए हैड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 2,75,000 सिंस एट द डेट ऑफ फाइनेंशियल। उसने 2,75,000 का प्रॉफिट दे दिया, तो जब 2,75,000 का प्रॉफिट दिया उसने, तो मेरा शेयर कितना होगा? मेरा शेयर तो भाई 40% है, ठीक है जी, तो इसका 40% आपका आ जाएगा 1,10,000, ठीक हो गया जी। तो 1,10,000 मैं इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है ज्यादा। अब कहता 31 दिसंबर ईयर 6 में क्या हुआ? एंटिटी पी सोल्ड गुड्स टू एंटिटी ए एट सेल प्राइस ऑफ 2 लाख एंड मार्कअप 100% कॉस्ट। उसने कहा जनाब यहाँ पे उसने सेल किया किसने सेल किया? एंटिटी पी पेरेंट है, पेरेंट ने एसोसिएट को सेल किया, तो ये क्या हुआ? डाउनस्ट्रीम हो गया, ऊपर से नीचे सेल हुआ। उसने कहा ये 2 लाख की जो सेल हुई है इसमें 100% प्रॉफिट है, तो 1 लाख रुपए किसकी इसका प्रॉफिट है और 1 लाख रुपए इसकी कॉस्ट है, तो इसमें प्रॉफिट कितना हुआ? इसमें प्रॉफिट 1 लाख हुआ, अनरियलाइज प्रॉफिट कितना हो गया जी? 1 लाख रुपए उसने प्रॉफिट चार्ज कर लिया। जो पेरेंट ने जो एसोसिएट को सेल की उस पे उसने क्या किया? 1 लाख रुपए प्रॉफिट चार्ज कर लिया। उस प्रॉफिट में मेरा शेयर कितना है? ठीक है जी। उसका तो कहता है यहाँ इतना प्रॉफिट आ गया, कहता है द गुड्स विच हैड कॉस्ट एट 3,000 वाज स्टिल इन द इन्वेंटरी। अब इस जो वैल्यू थी इसमें 30,000 जो है स्टिल इन्वेंटरी में, बाकी मैंने क्या किया? बाकी मैंने सेल कर दिया।
तो जो सेल हो गया वो तो रियलाइज हो गया, ठीक है, थर्ड पार्टी को माल बेच दिया, प्रॉफिट रियलाइज हो गया, लेकिन अनरियलाइज कितना रह गया, 30% रह गया। 30%, 30,000 का इस पे कितना प्रॉफिट है, 100% है। तो 100% करने के लिए इसका हम लेके डिवाइड बाय 2 कर दें, तो मैं कहूंगा कि 15,000 रुपए जो है अभी प्रॉफिट पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है। और उसमें मेरा शेयर कितना है, मेरा शेयर उसमें 40% है। तो 6,000 जो है वो मेरा शेयर है जो अनरियलाइज प्रॉफिट है, जो इन्वेंट्री के अंदर पड़ा हुआ है। किसकी इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, एसोसिएट की इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है। तो मेरी बुक में क्या नजर आ रहा है, मेरी बुक में वो इन्वेस्टमेंट में नजर आ रहा है, इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इसको 6,000 से माइनस कर दो, इन्वेस्टमेंट को कम कर लो। ठीक है जी, तो इन्वेस्टमेंट को आप क्या करें, यहाँ पे कम कर लें, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितने से हो जाएगी, 3,09,000 से शो हो जाएगी इन्वेस्टमेंट एसोसिएट। ठीक हो गया जी। तो ये था आपका अनरियलाइज प्रॉफिट का ट्रीटमेंट, कि आपने अनरियलाइज प्रॉफिट का ट्रीटमेंट जो है वो कैसे करना है। ये डाउन स्ट्रीम का केस था कि ऊपर से पेरेंट नीचे सेल की, तो इन्वेंट्री किसकी थी, इन्वेंट्री थी एसोसिएट की, एसोसिएट की इन्वेंट्री में पड़ा होता, इससे मैं पेरेंट की बुक में मैंने क्या करना है, वो इन्वेस्टमेंट को कम करना है। और जब ये डाउन अपस्ट्रीम होगा तो ये मटेरियल का पड़ा होगा, ये मेरे पेरेंट की इन्वेंट्री में पड़ा होगा, तो मुझे इन्वेंट्री कम करनी है। बस अब ये ध्यान रखिएगा कि आप देखिए कि ये इन्वेंट्री किधर पड़ी हुई है। अगर तो इन्वेंट्री सब्सिडी के पास, एसोसिएट के पास पड़ी हुई है, तो मेरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, मेरा इफेक्ट इन्वेस्टमेंट में जाएगा। और अगर ये इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी हुई है, तो मेरा इफेक्ट इन्वेंट्री में जाएगा, दूसरा इफेक्ट तो पीएनएल को जाना है। ठीक है जी, तो ये आप देखिएगा बस इसमें कि इन्वेंट्री कहाँ पड़ी हुई है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एंटिटी पी एक्वायर्ड 30% of entity of equity shares of entity A several years ago for a cost of 2,75,000। ठीक है जी, तो इसने कितनी इन्वेस्टमेंट कर दी, इसने 2,75,000 की इन्वेस्टमेंट कर दी। बहुत साल पहले on 31st December entity A made a profit of 3,80,000 since the date of acquisition। वो कहता है सिंस द डेट ऑफ एक्विजिशन जो है वो कितना प्रॉफिट हुआ है, वो 3,80,000 हुआ है। 3,80,000 प्रॉफिट हुआ, इससे मेरा शेयर कितना है, 30%। तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 114,000। ठीक हो गया जी। उसका कहता है इन द ईयर 31 दिसंबर 2016 द रिपोर्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ए वार 1,00,000। तो उसने कहता है रिपोर्टेड प्रॉफिट कितना आफ्टर टैक्स कितना हो गया उसका, 1,00,000 हो गया। ठीक है जी, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको बाहर लिखता हूँ कि 2,75,000 जो है वो मेरी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है जी, और मुझे प्रॉफिट कितना हुआ अब तक, 1,14,000 से मैंने इसको इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर लिया। ठीक है ना जी, कब कहता है 31 दिसंबर ईयर 6, तो ये सारा 1,14,000 आ गया। अब वो कहता है कि ईयर 6 में क्या हुआ, रिपोर्टेड प्रॉफिट कितना है, 1,00,000 है, तो वो ऑलरेडी मैं इसमें ऐड कर चुका हूँ। मैं टोटल ले लिया था ना 3,80,000, तो वो उसमें ऑलरेडी शामिल हो चुका है, तो इसको हमने मजीद शामिल नहीं करना अब, नहीं तो डुप्लीकेशन हो जाएगी। इन द ईयर 31 दिसंबर ईयर 6 एंटिटी पी सोल्ड गुड्स टू एंटिटी ए, पी ने ए को सोल्ड की, डाउनस्ट्रीम हो गया, फॉर 1,80,000 विद मार्कअप 20% ऑफ कॉस्ट। 1,80,000 का किया उसने, और मार्कअप कितना है, 20% ऑफ कॉस्ट है। गुड्स हैड कॉस्ट ऑफ 60,000 वाज स्टिल हेल्ड इन इन्वेंटरी ऑफ ए। अब किसकी इन्वेंटरी में है, ए की इन्वेंटरी में। तो मैं मेरा इफेक्ट कब जाएगा, इन्वेस्टमेंट में जाएगा। ठीक है जी, तो अब 60,000 जो है उसको आप देखें, 60,000 उसकी इन्वेंट्री है, इसमें प्रॉफिट कितना है, 20% डिवाइडेड बाय 120। ठीक हो गया जी, और मेरा शेयर कितना है उसमें, मेरा शेयर है 30%, तो ये आपका आ जाएगा 3,000। तो 3,000 जो है आप यहाँ से माइनस कर दें इन्वेस्टमेंट से, तो आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 386,000। अच्छा जी, अब कहता है कैलकुलेट द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एडजस्टमेंट्स
एंड स्टेट द डबल एंट्री। वो कहता है कैलकुलेट करें, तो हमने कैलकुलेट कर ली, ये पड़ा हुआ है, ये इसका आंसर हो गया। कैलकुलेट द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, वो हमने कर लिया, 3,86,000 आ गया। और कहता है कैलकुलेट द अमाउंट दैट वुड अपेयर एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट एसोसिएट एंटिटीज प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर। तो इसका प्रॉफिट निकालो, कहता है कितना होना चाहिए आपका। आप यहाँ पे देख लें, ये जो आपका करंट था 1 लाख, 1 लाख, इसका 30%, कितना आ गया आपका 30,000। तो ये आपका आंसर हो गया सी का। ठीक है जी, तो ये आपका सी का आंसर हो गया, ये आपका बी का आंसर हो गया, और ये आपका ए का आंसर हो गया। ठीक है जी, चलो ये तो चैप्टर हमारा खत्म हो गया। हाँ जी, अदर ग्रुप, अदर ग्रुप स्टैंडर्ड्स। हाँ जी, करना है इसको कि इसको नेक्स्ट टाइम पे रखें। जी सर जी, क्या कहते हैं नसीम साहब, क्या ख्याल है, करूं कि नेक्स्ट टाइम पे रखूं? जी नसीम साहब, और नसीब साहब तो वैसे आउट हो गए, नेक्स्ट टाइम। ठीक है सर, तो नसीब भाई आप क्या करें, अपना माइक तो ऑन करें यार। ये अभी करना है कि नेक्स्ट टाइम करें? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नसीब भाई आपकी आपका आपका बैक ही नहीं चल रहा। चैट रूम में लिखे आके। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आप कुछ, आपका माइक हिला है, लेकिन मुझे आवाज आपकी नहीं आ रही ना से। चैट रूम में बता दें मुझे क्या करना है। अगर चल रहा तो हम चलते हैं, वो टाइम है हमारा तो अभी 1 घंटे ही हुआ है तकरीबन क्लास स्टार्ट किए हुए। तो हम ये चैप्टर अगर आप चाहते हैं तो मैं कर लेता हूँ। नसीब भाई आप चैट रूम में जाके लिखे ना यार, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम वाइंड अप करते हैं लेक्चर को। तो नेक्स्ट जो हमारा, ये अभी हमारे 2 चैप्टर बाकी है, एक हमारा चैप्टर नंबर 6 बाकी है, और एक हमारा चैप्टर नंबर 13 बाकी है। ठीक है जी, 2 चैप्टर हमारे रहते हैं इंशाल्लाह। जब ये 2 चैप्टर हमारे हो जाएंगे, उसके बाद जो है हम इसके इसके पास पेपर जो है वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। तो मुझे इजाज़त है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को हम क्लास करेंगे। अल्लाह हाफिज़।